नमस्कार। आज जो हमारा +2 के बारे में 8 मन की अवस्थियाँ, सर्वप्रथम सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद और उसके साथ साथ सभी अभिभावकों, सभी समाज के बुद्धिजीवी वर्गों को मेरा नमस्कार। तो आज हम, जैसा कि पूर्व में हमने 8 मन की अवस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता, इसके बारे में हम पहले भी शुरुआत कर चुके हैं और आज भी हम इसी 8 मन की अवस्थियों में जो मुख्य क्वेश्चन हैं, जो मुख्य बातें हैं, आज उनके बारे में वर्णन करेंगे, जिसमें आज हम करेंगे मोहनजोदड़ो की विशेषताएं। मोहनजोदड़ो की विशेषताएं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। ये हड़प्पा के बाद दूसरा प्रमुख स्थल खोजा गया प्रमुख स्थल है और इसमें आज हम हड़प्पा स्थल की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनका वर्णन करेंगे। सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता है, ये सिंधी भाषा के शब्द से निकला, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, जो सिंधु नदी के तट पर एक प्रमुख पुरास्थल है, जो लगभग 125 किलोमीटर 25 हेक्टेयर में जो है ये फैला हुआ है, जो कि हड़प्पा से 483 किलोमीटर दूर है, जो कि एक महत्वपूर्ण, प्रमुख, सुव्यवस्थित, विकसित नगर है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार से, जैसा कि सबसे पहले है दुर्ग और निचला भाग। दुर्ग का अर्थ होता है किला। दुर्ग क्या है? दुर्ग होता है किला, जिसमें प्रमुख रूप से जो शासक वर्ग होते थे, उनका कर्मचारी वर्ग इन दुर्गों के अंदर रहता था। ये सबसे ऊपरी भाग होता था, जिसको उच्च भाग के नाम से जानते थे, और ये पक्की ईंटों का एक प्रकोटे के ऊपर, एक चबूतरे के ऊपर बनाया गया एक विशाल भवन होता था, जो कि एक विशेष योजना के अंतर्गत बनाया जाता था। इसमें जो साइड में होते थे, जिसको निचला अक्षेत्र या निचली बस्तियों के नाम से जाना जाता था, और ये जो निचला अक्षेत्र या निचला बस्तियां जो होती थी, इसके अंदर जो सामान्य वर्ग होता था, सामान्य वर्ग के लोग इसके अंदर निवास करते थे। इनकी संख्या जो है दुर्ग में बसने वालों की संख्या से अधिक होती थी। ये सामान्य प्राय एक बड़े प्रकोटे के ऊपर बनाया गया था। इसके 4 दीवारी निकाली जाती थी, और जो शासक वर्ग होता था, शासक वर्ग इन दुर्गों में रहता था। पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। जो ईंटें बनाई जाती थी वो प्राय धूप में सुखाकर ईंटों का अच्छी तरह से जो डिजाइन होता था, वो ईंटों के माध्यम से, जैसा कि एक निश्चित आकार जो ईंटों का दिया जाता था। जब भी कोई भवन बनाया जाता था तो इसकी नींव खोदी जाती थी, गहरी नींव खोदी जाती थी, और इसका जो आंगन होता था, जब ये बनाया जाता था तो आंगन, जैसा कि हम यहाँ पे भवन की बात करें, ये जो भवन होता था, भवन सभी प्रकार के जितने भी भवन है, एक विशेष प्रकार की योजना के अधीन बनाए जाते थे। जैसे कि बाढ़ से सुरक्षा के लिए एक चबूतरा, उस योजना के अंतर्गत बनाया जाता था, जो कि एक आजकल जिसको टाउन प्लानिंग के अंतर्गत आजकल भी नए तरह से ये भवन जो है तैयार किए जाते थे। खुले, हवादार, अच्छी सुव्यवस्थित तरीके से एक निश्चित आकार के बनाए जाते थे। खुला आंगन, हवादार आंगन, एकांत का प्रमुख रूप से ध्यान रखा जाता था। प्राइवेसी जिसको कहा जाता है आज के समय में, प्राइवेसी। जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार गलियों में नहीं खुलते थे घरों के, बल्कि एक पीछे की तरफ खुलते थे। घर के अंदर रसोई, स्नानघर, शौचालय, तो इस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से बनाया जाता था। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था।
सीढ़ियाँ प्राय ईंटों की बनाई जाती थी, तो इस प्रकार से सीढ़ी भी इनका प्रयोग किया जाता था। और छतों का जो पानी है जब भी बरसात होती थी तो आंगन के अंदर गिरता था और वो फिर आगे गलियों के अंदर चला जाता था। तो उसके बाद यहाँ पे इस भवन के अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे गलियाँ और नालियाँ। गलियाँ और नालियाँ, गलियाँ और नालियाँ हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता जो है वो रही है। एक उत्तम उच्च कोटि की नालियाँ जो है वो बनाई जाती थी, नालियों का विशेष प्रबंध होता था, गलियों के दोनों ओर नालियाँ बनाई जाती थी जिससे कि घरों का गंदा पानी जो है वो बाहर निकाला जा सके। तो इस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से जो नालियाँ बनाई जाती थी और इन नालियों के माध्यम से बीच बीच में गड्ढे भी खुदे होते थे ताकि इसकी नालियों के अंदर आने वाली जो गारा है वो नीचे जम जाए और आगे जो गंदा पानी है बाहर किसी गांव या शहर से जो बाहर तालाब होता था उस तालाब के अंदर पानी जो है गिर जाता था। तो इस प्रकार से एक उत्तम किस्म के जो नालियाँ और गलियों की व्यवस्था जो है वो थी और इस उनको या जो नालियाँ थी नालियों को जो है ढका जाता था, अर्थात एक वैज्ञानिक तरीके से इन नालियों को बनाया जाता था। उसके बाद यहाँ पे है बाथरूम या विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार एक बड़ा विशाल स्नानागार जो है यहाँ से मिला है जो कि 180 फुट लंबा, 108 फुट चौड़ा और जो इसके मध्य का जो आकार था वो 39 बाई 8, 39 फुट का चौड़ा, 23 का लंबा और 8 का गहरा। और इसमें एक तालाब के अंदर जो चारों जो दीवारें थी एक प्रकार से तालाब टाइप में बना हुआ था। प्रमुख रूप से शायद इसको एक धार्मिक रूप में प्रयोग करते थे। इसके अंदर जाने के लिए जो है उत्तर और दक्षिण के अंदर सीढ़ियाँ जो है वो लगाई गई थी, जो कि जिसको हम प्रवेश द्वार के उत्तर और दक्षिण छोर में जो है ये सीढ़ियों का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ एक कुआं भी है जो नीचे की जो सतह थी उसको पक्का किया गया है और जब भी ये किसी भी प्रकार से गंदा पानी हो जाता तो गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों का प्रयोग भी किया गया है। और आगे बरामदे के दूसरी साइड एक साइड में कमरे भी मिले हैं और कमरे प्राय यहाँ पे जो पुजारी या जैसा कि बताया कि धार्मिक आस्था के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था विशाल स्नानागार का। तो ये जो पुजारी लोग थे इन कमरों में रहते थे। तो इस प्रकार से एक विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता जो है ये थी। उसके बाद एक यहाँ पे मिला है अन्नागार होता है अनाज भंडार करने का स्थान अर्थात माल गोदाम। तो ये अन्नागार एक प्रमुख हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता रही है। और ये किस प्रकार का था? ये एक पृथ्वी से ऊंचा उठा हुआ भाग था, एक विशाल चबूतरे के रूप में, और इसमें अन्न को, जिसको हम कहेंगे कि अनाज को रखा जाता था ताकि वो किसी भी रूप में ना भीगे। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है ये 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा जो है ये था। तो इसके अंदर कमरे भी मिले हैं, लगभग 27 कमरे मिले हैं। हवादार था, अन्न रखने और निकालने का उचित प्रबंध यहाँ से होता था। हर प्रकार से उत्तम उच्च कोटि की व्यवस्था यहाँ पे की गई थी ताकि अन्न जो है वो खराब ना हो
और शायद ये जो अन्नागार था ये राजकीय अन्नागार था, जिससे कि प्रजा से कर के रूप में वसूल करके अनाज को वहाँ पे रखा जाता था। तो यहाँ पे एक, जैसा कि आज के समय में अन्नागार महत्वपूर्ण स्थान रखता है किसी भी आपदा के समय में, और यहाँ पे भी अन्नागार का अपना एक प्रमुख स्थान जो है वो रहा है। उसके बाद सड़कें मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता जो है वो रही है। इसमें उत्तम उच्च कोटि की सड़कें जो है वो पाई गई हैं, जिसमें प्रमुख जो सड़कें थी वो 5 मीटर चौड़ी तक जो है सड़कें थी। ऐसा माना जाता है कि शायद ये उस समय का राजपथ था। और सामान्य जो सड़कें हैं वो 13 से 34 मीटर की जो है वो सड़कें पाई गई है। सामान्यतः रूप से यहाँ पे जो बैलगाड़ियों का जो आवागमन था वो सुचारू रूप से बड़ा बढ़िया तरीके से होता था। इनका साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। यहाँ पे हर प्रकार से, हालांकि ये सड़कें जो है वो कच्ची होती थी, लेकिन फिर भी कई स्थानों पर यहाँ पे टूटे हुए बर्तन भी मिले हैं, ईंटें मिली हैं, शायद उनको पक्का किया गया होगा। तो इस प्रकार से काफ़ी बढ़िया जो है ये सड़कें थी। और ये जो सड़कें हैं प्राय एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें प्राय सीधी होती थी और व्यवस्थित तरीके से सड़कों को बनाया जाता था। सड़कों की देख रेख का काम प्रशासन करता होगा। तो इस प्रकार से अति सुंदर बढ़िया जो है ये सड़कें पाई गई हैं। तो इस प्रकार से सड़कों के बारे में है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि मोहनजोदड़ो से जो भी भवन या गलियाँ, नालियाँ, स्नानागार, अन्नागार, जो कुछ भी मिला है काफ़ी व्यवस्थित तरीके से मिला है। तो इनकी बहुत ही अच्छी ये जो विशेषता है मोहनजोदड़ो की ये रही हैं। और वर्तमान में जो शहरों की विशेषता होती है प्रमुख रूप से सभी प्रकार की जो अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पे इन शहरों के अंदर मिली हैं। अभी हम जो दूसरा प्रश्न करेंगे वो करेंगे मनके बनाने की विधि। ये मनके क्या थे? मनके एक प्रमुख उस समय का एक सौंदर्य का, जो कि गले के अंदर सुंदरता को बढ़ाने वाले ये मनकों की मालाएं थी। और उन्हीं मनकों के बारे में हम बात करेंगे। तो लोग जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो वस्तुओं को बनाने में कुशल कारीगर थे। उनकी जो शिल्पी की जो कार्य कुशलता है बड़ी अद्भुत और अनूठी कार्य कुशलता उनकी थी। जैसे मनकों को बनाना, शंख कटाई, धातु का काम करना या धातुकर्म, मोहरे बनाना, मटके बनाना, बाट बनाना, तो आदि। तो इस प्रकार की प्रमुख शिल्पकारी जो है उनके पास थी। तो यहाँ पे हम मनके बनाना, इसमें मनके बनाने के लिए जो प्रमुख कच्चा माल का प्रयोग जो वो किया जाता था तो उसके बारे में करते हैं। सबसे पहले पत्थर का प्रयोग। जो पत्थर का प्रयोग किया जाता था उसमें कौन कौन से पत्थर होते थे? इसमें विभिन्न प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। जैसे कार्नेलियन, जिसको अकीक भी कहा जाता है, अकीक या कार्नेलियन, जस्पर, सेलखड़ी, क्वार्टर्स, स्पिट, सुलेमानी, नीलम। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण पत्थरों का प्रयोग जो है ये मनके बनाने के लिए किया जाता था। और
काफ़ी महंगे जो जैसे कि सुलेमानी और नीलम पत्थर, इस प्रकार के पत्थरों का आज भी काफ़ी प्रमुखता से मनके बनाने के लिए किया जाता है। जैसे नीलम एक प्रमुख महत्वपूर्ण एक पत्थर है, तो यहाँ पे भी उस समय इस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग भी मनके बनाने के लिए किया जाता था। दूसरा जो है धातु, धातु के अंदर जो प्रयोग किया जाता था उसमें सोना, चांदी, कांसा, तांबा, इस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग जो है, ये धातुओं का प्रयोग जो है किया जाता था। तो काफी महत्वपूर्ण ये धातुएं थी। जैसा कि यहाँ पे इन धातुओं में कांसा धातु का वर्णन किया गया। कांस्य इस सभ्यता को कांस्य सभ्यता के नाम से भी जानता है, क्योंकि प्रमुख रूप से जो धातु का प्रयोग, जैसे कि मिश्र धातु है ये कांसा, टीन और तांबे को मिलाकर कांसा धातु का निर्माण किया जाता है, उसके नाम से इस काल का नाम कांस्य काल भी है। तो इस प्रकार से मिश्र धातु का भी इन लोगों को ज्ञान था। तो इस प्रकार से इन धातुओं का मनके जो है वो बनाए जाते थे। इस प्रकार से अन्य जो पदार्थ है उसके अंदर जो जिन पदार्थों का मनके बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था उनमें शंख, पकी मिट्टी, हाथी दांत, फ्यांस, इस प्रकार से महत्वपूर्ण अन्य पदार्थों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता था। कई बार तो दो दो पत्थरों को मिलाकर भी मनके बनाने के जो प्रमाण है यहाँ से मिले हैं। तो इसमें कई पत्थरों पर सोने का टेप भी चढ़ाया गया है। जो सोने का टोप होता है वो सोने का टोप भी चढ़ाया गया है। कई स्थानों पर ऐसे प्रमाण मिले हैं। तो इस प्रकार से मनके बनाने के लिए इन कच्चे माल का प्रयोग जो है वो किया जाता था। आगे है आकार। आकार में बेलनाकार, आयताकार, घनाकार, वर्गाकार, गोलाकार, तो इस प्रकार के जो मनके हैं वो मनके मिले हैं। और इसमें विभिन्न रंग, जैसे कि लाल रंग, पीला रंग, तो इस प्रकार के अलग अलग रंगों का प्रयोग भी किया जाता था। और यहाँ आकार की भी प्रमुखता से कई प्रकार के, जैसे कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद है घिसाई। घिसाई का प्रमुख स्थान है। जब तक मनकों को घिसाएंगे नहीं तो उसका सही प्रयोग नहीं होगा। और घिसाई के साथ साथ उनका जो है पॉलिश करना, यानी कि चमक लाने के लिए पॉलिश का प्रयोग किया जाता था। तो घिसाई और पॉलिश का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। और सुंदर से सुंदर जो है यहाँ पे मनके जो है वो तैयार किए गए हैं। उसके बाद है रंगों का प्रयोग। जैसा कि पहले भी आकार वाला में बताया, रंगों का प्रयोग। रंगों का प्रयोग में बड़ी रंगों के बारे में जैसा कि बताया कि अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता था। तकनीकी बहुत अच्छी जो है की जाती थी। कई मिक्स जो है वो बनाए जाते थे। जैसा कि कार्लियन का जो सुंदर लाल रंग है उसको प्राप्त करने के लिए पीले रंग के कच्चे माल का जो है उसमें मिलावट की जाती थी। तो इस प्रकार से जब भी इनमें रंगों का प्रयोग किया जाता था तो इनको विभिन्न प्रक्रियाओं से, विभिन्न चरणों से जो है वो गुजारा जाता था। तो काफ़ी
बढ़िया तरीके से इनमें मनकों में जो है रंगों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है मनके बनाने के जो प्रमुख कारखाने हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, इनके स्थल मनकों के कारखाने, या इसको हम कहेंगे जहाँ पे ये मनके जो है वो तैयार किए जाते थे, ऐसे केंद्र स्थल। तो ये केंद्र स्थल कौन कौन से थे, जिसमें प्रमुख रूप से ये मनके बनाए जाते थे। एक इसके अंदर प्रमुख है चहुंदड़ो, जो कि आजकल पाकिस्तान के अंदर है। यहाँ पे सुंदर बड़ी अस्तर के मनके जो है वो बनाए गए थे। इसके अलावा नागेश्वर, बालाकोट, यहाँ पे भी शंख के मनके जो है बनाए जाते थे, जैसा कि बालाकोट और नागेश्वर ये समुद्र तट के किनारे क्षेत्र हैं। तो यहाँ से आसानी से ये जो है शंख मिल जाता था समुद्र से। तो वहाँ पे शंखों का प्रयोग जो है बालाकोट और नागेश्वर के अंदर किया जाता था। बालाकोट, नागेश्वर, इसमें शंख का प्रयोग जो है मनके बनाने के लिए किया जाता था। उसके बाद इसमें जो चूड़ियाँ, करछियाँ, पच्चीकारी, तो इस प्रकार से उनका भी प्रयोग इन मनकों में किया जाता था। तो इस प्रकार से ये मनके जो है वो तैयार किए जाते थे और मनके सुंदरता का एक प्रमाण मिलता है कि वो अपने सुंदरता बढ़ाने के लिए मनकों का, अंगूठियों का या विभिन्न प्रकार के जो प्रासाधान, जिसमें चाहे उसके अंदर किसी भी प्रकार से पहनावे की बात हो, तो वो उनका प्रयोग ये लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग